कमी नहीं है कद्रदां की, करे तो कोई कमाल पैदा। दुनिया में जो भी कमाल करते हैं उनके पीछे कद्रदानों की एक लंबी कतार लग जाती है। बतौर फिल्मी संवाद में इसे कहा जाए तो ऐसे चुनिंदा लोग जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दरअसल ऐसी तारीफे काबिल शख्सियतें एक तरह से मील का पत्थर साबित होती हैं। जाने माने उद्योगपति स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी बस कंडक्टर से भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार की दहलीज तक पहुंचे, रजनीकांत अखबार के हॉकर से महान वैज्ञानिक और फिर भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जीवननामा, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बचपन में चाय बेचने की कहानी भी इन दिनों बेहद चर्चित है। तदवीरों से तकदीरें बदलने वाले जिंदा दिल इंसानों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें बाल कवि बैरागी, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन जैसे कई सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार भी शामिल हैं। भाग्य नहीं था साथ अगर तो भाग्य बनाना था इनको, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर सौभाग्य बनाना था इनको। भाग्य नहीं था साथ अगर तो भाग्य बनाना था इनको, तदबीरों से बदल दिखाई अपनी सारी तकदीरें, और बदल भी डाली देखो अपनी हाथ लकीरें। अपनी तदबीरों की दम पर क्या से क्या कमाल कर गए, दुनिया के सामने देखिए जो एक मिसाल बन गए, जो एक मिसाल बन गए। अलीगढ़ के छोटे से गांव कोमला में 12 जून 1936 को जन्मे यादराम गौड़ और श्रीमती शरबती देवी के पुत्र बनवारी लाल गौड़ की जीवन यात्रा ने भी इसी क्रम में अपना नाम दर्ज कराया है। तुम्हारे कारनामों का कोई सानी नहीं मिलता, तुम्हारी शोहरतों का वक्त दस्तावेज लिखेगा। ऐसे ही लोगों में जो अपनी जिंदगी में ही लिविंग लीजेंड बन गए, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए, एक पायनियर बन गए, जिनकी रोशनी में वो अपने संघर्ष के अंधेरों को पार करके उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां जिंदगी एक मिसाल बन जाती है। आइए ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम आपको मिलाएं, जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से अपनी ज़िंदगी शुरू की और आज कामयाबी की बुलंदियों पर हैं। साहित्यकार, पत्रकार, कवि श्री BL गौड़। शहर जब बसते हैं तो बाहर के लोगों से बसते हैं। वो बाहर के लोग कौन होते हैं? उसी देश के गांवों के लोग होते हैं, जिनका जीवन गांव में बीता है, जिनकी जन्मभूमि गांव में है और कुछ समय जिन्होंने गांव का जीवन जिया है। वो शहर आकर के बस जाते हैं लेकिन गांव को कभी भूल नहीं पाते। गांव कैसा भी हो, जब गांव जाते हैं तो गांव की उजड़ेपन की टीस उनके मन में रहती है। ऐसी ही एक कविता जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने उसके अवशेष देखे और ये कविता मेरी कुछ इस तरह से बनी। कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, शेष केवल अब जहाँ अवशेष हैं, शेष केवल अब जहाँ अवशेष हैं। क्यों गंध माटी की बुलाती है, लिपे घर गोबर से बुलाते हैं। क्यों बुलाते वंदन वार चौखट की, विदाई गीत के स्वर क्यों बुलाते हैं। क्यों गंध माटी की बुलाती है, लिपे घर गोबर के बुलाते हैं। महावर से रचे दो पाँव दिखते हैं, महावर से रचे दो पाँव दिखते हैं, जहाँ आज भी बीती रिवाजें शेष हैं। कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, शेष केवल अब जहाँ शेष है। बादलों को मोड़ देते जब निमंत्रण,
बादलों को मोड़ देते जब निमंत्रण, घुमड़ कर मेघ धरती पर बरसते हैं, तब चांदनी तनती वहां संतोष की, फिर गीत के कुछ स्वर उभरते हैं। मीत को उस गीत में संदेश है, मीत को उस गीत में संदेश है, जहां आज भी अपनत्व के अवशेष हैं। कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, शेष केवल अब जहां अवशेष है। जाकर बस गई जो देश प्रीतम के, जाकर बस गई जो देश प्रीतम के, बेटियां हर साल पीहर लौट आती हैं। मोर जब तक नाच कर सामन पुकारें, उससे पहले वे सामन बुलाती हैं। जहां आज भी मौजूद हैं गंधित हवाएं, जो लौटने का दे रही संदेश हैं। कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, जहाँ कौन लाता खींच मुझको है यहाँ, शेष केवल अब यहाँ अवशेष है। गौर साहब, आपका स्वागत है। आपसे बातचीत करने का बहुत मन है। तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि आप साइंस के, विज्ञान के, इंजीनियरिंग के छात्र रहे। आपने ज़िंदगी की शुरुआत आपने सिविल इंजीनियर की, फिर ये शब्दों से आपकी मानसिक रिश्तेदारी कैसे हो गई? नीरव जी, मैं इतना कहूँगा कि साहित्य आदमी के जीवन को बदल सकता है। साहित्य में वो क्षमता है कि उनकी रुचियों को बदल सकता है और जीवन के रास्ते को बदल सकता है। मैं अच्छा भला बीएससी करने के बाद क्षेत्र में प्रवेश कर ही रहा था, तो मुझे पहली किताब जो मेरे जीवन में पढ़ने को मिली वो थी शरद चंद्र का देवदास। वाह। फिर मुंशी प्रेमचंद का निर्मला, सब क्लासिक्स थे। और आप आश्चर्य करेंगे, उन दो किताबों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा साइंस, मेरी इंजीनियरिंग सब एक तरफ रह गई और मैं इस ओर मेरे कदम बढ़ते चले गए। सारा शरद साहित्य और सारा प्रेमचंद साहित्य मैंने 1 साल के अंदर लगभग वो ख़त्म कर दिया। उसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और मैं सोचता था, और कुछ प्राकृतिक बात होती है कि हम जन्म कहाँ लेते हैं और हमारे संस्कार कैसे आते हैं। तो मुझे प्रकृति से बड़ा प्रेम था। उस प्रकृति में मैं जब भिन्न भिन्न चीज़ें देखता था, हैपनिंग देखता था, तो उनसे मेरे भीतर एक प्रेरणा जागती थी कि मैं कुछ लिखूं। साथ ही जो समाज का वर्गीकरण था वो मेरे मन में बहुत चुभता था। मैं देखता था एक और लोग बग्गियों में जा रहे हैं, कारों में, हवाई जहाज़ों में जा रहे हैं, उनके बच्चे कैसे पल रहे हैं, कुत्ते भी कार में जा रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग थे जो रोटी के लिए भटकते थे, जिन्हें रोटी नहीं मिलती थी। और चूंकि मैं इंजीनियरिंग विभाग में था तो मेरे पास जो मजदूर थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, चूंकि वो बहुत दुखी रहते थे। और हमेशा मेरे जीवन में एक उद्देश्य था कि इनके जीवन को कैसे सुधारा जाए। इन सब चीज़ों ने मुझे साहित्य की ओर ढकेल दिया। संवेदना थी आपके मन में? जी। पहली मेरी इनकी मुलाकात कविनगर में सीनियर सिटीजन हॉल के एक कार्यक्रम में, एक साहित्य गोष्ठी थी, बड़ी सी सीनियर सिटीजन्स की, उसमें हुई। तो मैं समझ रहा था कि भाई जब सब लोग कह रहे थे कि बहुत बहुत बड़े करोड़पति आदमी हैं और कविता भी लिखते हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन जब ये मिले और मिलने से पहले जो मुस्कुराहट इनके चेहरे पर थी, वो किसी करोड़पति के चेहरे पर नहीं, किसी आदमी के चेहरे पर हुआ करती है। फिर 2005 में आकर के मुझे डॉक्टर कुंवर बेचन से भेंट हुई और वहाँ से मैंने फिर किताबों के रूप में मेरा लिखा हुआ आने लगा। तो एक जीवन यात्रा है संस्मरणों का सच जो मैं लिख रहा हूँ। जी जी। और वो उसमें टाइम्स में छपती है वो धारावाहिक, देखता तो हूँ। उसका मैं संपादक भी हूँ। 2005 से एक अखबार निकलता है, उसका मैं संपादक हूँ। और वो संपादकीय मेरे जैसे भी हैं तो लोग पढ़ते हैं। उसमें संस्मरणों का सच जो है मेरे जीवन का सच है। उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि पैसा सर्वोपरि नहीं बन सकता, क्योंकि ये नीचे गिरना ऊपर उठना ये बराबर जारी रहता है। लेकिन साहित्य, लिखा हुआ शब्द, आप किसी को कुल्हाड़ी से मार सकते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्द से आप बगैर कुल्हाड़ी के मार सकते हैं। और इस उम्र में इन्होंने इस काम को 10-15 साल पहले हाथ में लिया है, जो बहुत मुश्किल होता है। भाई ये काम जो लोग शुरू से करते हैं उनके लिए, जब मैंने तो 30 साल की उम्र में शुरू किया और इन्होंने उसको
उस उम्र में शुरू किया जब लोग बाइंड अप करते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ा काम है और मैं समझता हूँ कि श्रेयस, ये प्रेयस और श्रेयस दोनों। दिल्ली के जमुना बाजार की एक स्लम बस्ती में गुजरा बचपन, अल्प वेतन प्राप्त पिता की देखरेख में छात्र जीवन, रेलवे में सिविल इंजीनियर की नौकरी के दौरान आड़े आए स्वाभिमान के चलते नौकरी से त्यागपत्र जैसे कई मौके आए जब बनवारी लाल गौड़ उर्फ BL गौड़ को किंग कृतव्य विमूढ़ की स्थिति में ला खड़ा कर दिया। मंद रोशनी को सूर्य के प्रकाश में बदल डालने के जज्बे ने उन्हें गौड़ सन्स इंडिया लिमिटेड का स्वामी बना दिया। आपने वो पूरा अपना टर्म किया या पूरी रिटायरमेंट लिया? नहीं, ऐसा था नीरव जी कि स्वाभिमान की मात्रा कुछ ज़्यादा थी जो कि नौकरी में नहीं होनी चाहिए। जी। पिताजी कहते थे कि बेटा अफसर के आगे और घोड़े के पीछे कभी मत आना। वो भी, उन्होंने भी नौकरी की थी। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैं पिताजी अगर अफसर घोड़े पर चढ़ के आए तो क्या करें? तो वो मुझसे कहने लगे कि तू नहीं मानेगा, तू अपने मन की करेगा। और वही रहा। 30 साल कैसे कटे ये मैं जानता हूँ। 30 साल में 27 ट्रांसफ़र हुए और करीब 90 चार्जशीट मिली। और मेरे दिमाग में शुरू से ये बात थी कि गरीबी एक बहुत बड़ा पाप है, इससे लड़ाई लड़नी जी। ये मेरे दिमाग में थी। कुछ और भी चीज़ है कि भाई नेशन को मैं क्या दे दूँगा। तो यही था कि मुझे बस ये निर्माण का काम आता है, अच्छे घर अच्छी बिल्डिंग कैसे बने, इस उद्देश्य को लेकर मैं छोड़ के बाहर आ गया। और करीब 3-4 महीने कुछ नहीं किया। और ये जो व्यापार है, केवल आप आश्चर्य करेंगे कि 50,000 रुपये मेरे पास थे और 3 लाख आप जैसे दोस्तों से मैंने उधार लिए। तो शुरुआत कृष्णा नगर में एक 100 गज की प्लॉट से हुई। वहाँ से फिर पता नहीं ईश्वर को क्या मर्जी थी कि मुझे ये करना था। करते करते शालीमार गार्डन आ गए, वहाँ फिर शुरुआत हुई। और वहाँ 500 गज 200 गज 400 गज ये बनाते चले गए। फिर वहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, गौड़ प्लाजा, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। और उसके बाद वहाँ गौड़ एनक्लेव 2, 3 मेजर प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए। 79 बर्थडे पापा के कंप्लीट हो गए और 80 ईयर्स के अंदर वो जा रहे हैं। और अभी भी वो फुल एनर्जेटिक हैं, पूरे इंस्पायरेशन है। हमें हर रोज़ उनसे जो है कोई ना कोई इंस्पायरेशन मिलती है। पूरा जीवन जो है एक बहुत ही संघर्ष भरा रहा। और मार्गदर्शक के रूप में, चाहे पहले रेलवेज़ में थे, रेलवे में जो काम किया वो भी एक एग्जाम्पलरी काम थे अपने आप में। जब भी जॉब करी, जितने भी इनके पास जॉब थे अपने हाथ में वो देखते थे, चाहे रेलवेज़ के ब्रिज हो या जम्मू कश्मीर की लाइन हो। जब भी हम जाते थे तो बचपन की याद आज भी है। उसके बाद अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया, तो उसके अंदर भी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके, हम फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे, कोई हमारा बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का। लेकिन जिस तरह से जो है एक बुनियाद इस बिज़नेस की डाली और कुछ असूलों को बिज़नेस की डाली, उसी को हमने बढ़ाने की आगे कोशिश करी है। एक शादी होके जब भी कोई एक लड़की आती है तो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है और यही उम्मीद करती है कि वहाँ पे जब दूसरे घर में जाए तो ऐसी सेम उसे वैसा ही वातावरण मिले, ऐसे ही माँ बाप मिले और उसी माहौल में वो रहे ताकि वो कंफर्टेबल या अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सके। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरीके से फादर इन लॉ और मदर इन लॉ मिले और मेरा अच्छा सौभाग्य है। सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं हालांकि दिल्ली से हूँ, मेरी शादी गाज़ियाबाद में हुई, मैं ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, इन लोग की फैमिली थोड़ी मॉडर्न थी। और जब मैं आई तो मुझे थोड़ी सी चीज़ें बहुत लगती थी कि डाइनिंग टेबल पे पापा के साथ ही बैठ के खाना खाना है, जबकि मेरे घर ऐसा नहीं था। तो बहुत सारा वातावरण चेंज मिला, पर अच्छा मिला। हम जैसे आगे की तरफ अग्रसर हुए आगे बढ़ने के लिए कि एक कोई फ़र्क नहीं है, अगर ससुर है तो मेरे को पल्ला करके ही बैठना है या मैं ऐसे ही बैठूँगी, ये सब चीज़ें नहीं थी। मेरी कल्पना है कि मेरा घर एक विशाल समुद्र के किनारे है, जहाँ दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, नीर ही नीर, पानी ही पानी, चारों ओर समुद्र। और उस घर में मैं हूँ, मेरी कुछ किताबें हैं और कुछ तस्वीरें हैं। तो वो तस्वीरें मेरी कविता को जन्म देती हैं। कविता है नहीं घटेगी पीर। मैं सागर का नीर निहारूं, मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर। मैं सागर का नीर निहारूं,
मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, यह सब मन का बहलावा है, नहीं घटेगी पीर। मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, जब भी मौसम करवट लेता होती गजल नई, यादें मन को धुनती जैसे धुन का धुने रुई। ऐसे में तेरी तस्वीरें करती बहुत अधीर, मैं सागर का नीर निहार या तेरी तस्वीर, यह सब मन का बहलावा है, नहीं घटेगी पीर। अब हम घर में बहुत सारी तस्वीरों को सजा के रखते हैं, उनके फ्रेम बना लेते हैं, तो कविता वहाँ पहुँचती है। देखें, तस्वीरों में कैद हुए जो कहाँ गए वे लोग, छोड़ गए तस्वीरें अपनी और रुदन का रो। क्या उनको भी लगता होगा कभी विरह का तीर। आते जाते जीवन पथ पर अनगिन लोग मिले, हुए विदा तो कहा अलविदा, बढ़कर गले मिली। पर उन सब में मिला न हमदम, खोटी थी तकदीर। मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, यह सब मन का बहलावा है, नहीं घटेगी पीर। अब तो कुछ ऐसा लगता है व्यर्थ हुआ जीना, अब तो कुछ ऐसा लगता है व्यर्थ हुआ जीना। जर्जर अब हो गई चदरिया, क्या इसका सीना। अब तो जीवन की रेखा से लंबी मौत लकी। मैं सागर का नीर निहारूं या तेरी तस्वीर, यह सब मन का बहलावा है, नहीं घटेगी पीर। मैं सागर का कि उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग और बड़ा अनोखा है। कैसे अलग और अनोखा, दो बातों से मुझे लगता है। एक तो ये कि जिसे हम कहते हैं ना रैग्स टू रिचेस, तो जिसे मैंने हिंदी में कहा कि घाटी से चोटी तक, इनकी ज़िंदगी का सफ़र घाटी से शुरू हुआ और ये चोटी तक पहुँचे। और इसमें कभी भी मुझे इस बात का आकर्षण नहीं हुआ कि ये बहुत बड़े भवन निर्माता हैं या बहुत संपन्न व्यक्ति हैं। मुझे इनके प्रति जो आकर्षण और प्रेम अनुभव हुआ, उसका कारण ये हुआ कि संपन्नता पा लेना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप संपन्नता होते हुए भी अपनी साधारणता खोए नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई देखो, जब हम किसी से पूछते हैं कि तुमने जीवन में क्या तरक्की की, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब ठीक है कि नहीं। तो गौर साहब के बारे में ये कहता हूँ कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिनका हिसाब भी ठीक है और जिनकी किताब भी ठीक है। व्यस्त तो मतलब शुरू से ही रहते थे। जब बच्चे छोटे थे तो सर्विस में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे, क्योंकि इनके अंडर में था सारी चीज़ें। इनका ऑफिस अलग था, तो सुबह ही निकल जाते थे और शाम को आते थे। तो बिज़ी तो तब भी थे और बिज़ी अब भी है। अब साहित्य के इसमें बिज़ी है, पहले सर्विस में बिज़ी थे, बीच में काम शुरू किया था तब उसमें बिज़ी थे। बस ऐसे व्यस्तता बढ़ती रही। 5 बजे सुबह ही उठ जाना, 5 साढ़े 5 बजे, और अपनी चाय खुद बनाना, ये तो शुरू से ही। और अब भी यही बना लेते हैं। कभी कभी मैं बना देती हूँ, नहीं तो अपने हाथ की इनको चाय अच्छी लगती है बस। और तो कुछ नहीं बना पाते। और सब मैं यहाँ आकर सोच रहा हूँ कि कवि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कर दी जी। आप भी कवि हैं, आपने भी एक विद्यालय की स्थापना की। आखिर आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या आपकी अवधारणा और कंसेप्ट है इस स्कूल के पीछे? जैसा कि नीरव जी मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था जी, कि साहित्य ही आदमी को आदमी बनाता है जी।
हम कितनी भी बिल्डिंगें खड़ी कर लें, देश में कितनी भी मीनारें हम खड़ी कर दें, वो आदमी तो पैदा कर सकते हैं, इंसान पैदा नहीं कर क्या सकते। बात। और मेरा मानना यह है कि किसी भी देश में या किसी भी किसी सिटी में अगर आपको मानवता को कुछ देना है, देश को कुछ देना है, तो एजुकेशन के माध्यम से ही दे सकते हैं। जी। जो पीढ़ियाँ अब आने वाली हैं, हमारी तो उम्र बीत गई, जो पीढ़ियाँ आने वाली हैं, अगर उनको संस्कार, अच्छी शिक्षा वो दे पाएँ, वो देश के काम आए। आपको ऐसा नहीं लगता गौड़ साहब कि जो आज शिक्षा पद्धति है उससे कुछ ह्यूमन रिसोर्स की बात तो हो रही है, हाँ। लेकिन मनुष्यता का विकास नहीं हो रहा और पाठ्यक्रम बहुत निचले स्तर पे जा रहा है। जी बिल्कुल, आप वही कह रहे हैं। हमने मूल में, जड़ में, उसी में जा कर के हमने कार्य शुरू किया है। जी। और आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहाँ 5वीं से संस्कृत जो है एसेंशियल सब्जेक्ट है। वाह वाह। नंबर 1, प्रार्थना भी यहाँ गायत्री मंत्रों के द्वारा होती है। जी। उनको पूरे संस्कार जो हमारे घरों में आवश्यक हैं, संस्कृति और संस्कार, हम ये भले ही इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, लेकिन हमारी हिंदी और हमारी संस्कृत और हमारी संस्कृति वो हम पहली क्लास से लेके साथ चल रहे हैं, ताकि बच्चा जब आगे आए तो उसमें भारतीय संस्कार कूट कूट के बने हुए हों और देश प्रेम की भावना उसके अंदर। वाह वाह। एक दिन यूं ही बेटी की किताब खोली तो 20 पन्नों के मिली चिपकी हुई एक तितली। न जाने क्यों उस दिन मन बहुत उदास रहा। बेटी समझ गई मेरी उदासी का कारण। बुरी बात है किसी को मारकर क्यों कैद रखना। यादों की बात और है। हालांकि बेबी मरी हुई तितलियों की तरह चिपकी रहती हैं सदा मन की किताब के पन्नों के बीच। पर एक अंतर है, लाख जतन करने पर भी नहीं जीवित हो पाती किताबों के पन्नों के बीच चिपकी हुई तितलियां, जबकि यादें बिना किसी प्रयास के मरकर भी जीवित रहती हैं उड़ती हुई तितलियों की तरह। And we grandchildren, and I can also say for children, we all try to imitate him, like all the work he has done in past and all the work he is doing right now. It's nothing but just inspiration to all of us. Also, I think it's a very, a roller coaster ride if you see his life throughout. Right now, you guys are all, मतलब आप जो इनके मित्र हैं भी वो सब कविता या फिर लेख से जुड़े हुए हैं, बट पहले जितने भी आपको ये शांत लग रहे हैं उतने ही अभी हमने इनका 75th बर्थडे बनाया था तो हम सब बच्चों ने ही बनाया था वो, तो इनकी एंट्री के लिए ही गाना ये रखा गया था कि दबंग जो होते हैं पहले ही ऐसे थे अपने टाइम में, देन gradually he changed, he became very calm and composed. Otherwise he is a very strong man and he has gone through so much that you bring up any situation, he'll quote something from his past, get a solution from it. Yes, but now that he'll be turning 79, so he does get sometimes itchy, sometimes a lot of tension carries him, but we all support him, he supports us in every situation. And हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनकी एज में आके भी इतना काम कर सकें। ये अभी 2-3 साल हुए हैं जब ये तब कम रेगुलरली ऑफिस जाते हैं, वरना तब भी रेगुलर ऑफिस और अपने यहाँ तो रहते ही हैं और वैसे कभी कभी जाते भी हैं, काम भी देखते हैं और अपनी जो पोएम्स वगैरह देखते हैं। इतनी सारी बुक्स इन्होंने अपनी लॉन्च कर दी हैं, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना लिखने का। क्या चल रहा है? जैसे एक निश्चल बच्चा होता है, बिल्कुल उसी तरह से उनका व्यक्तित्व, उनका चिंतन, उनकी कार्यशैली बिना किसी भेदभाव के, किसी द्वेष के बहुत अच्छे से वो सभी से अपना व्यवहार रखते हैं। वही आचरण उनका उनकी कविताओं में झलकता है, उनके साहित्य में झलकता है, क्योंकि वो निरपेक्ष होता है, वो किसी पक्षपात की तरफ उनका संकेत नहीं होता। तो ये बड़ी बात है। जीवन में बहुत सारे लोगों से मैं मिला, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने मुझे प्रभावित किया है। उनमें से एक गौड़ साहब, क्योंकि जिस शिखर तक वो पहुँचे हैं धन धान्य के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उसके साथ साथ उन्होंने साहित्य को जो साधा है ऐसा बिरले ही कर पाते हैं। गौरसंस अखबार के संपादक की हार्दिक इच्छा भी तो यही रहती है कि उन्हें भवन निर्माता नहीं
बल्कि कवि और साहित्यकार के रूप में ही जाना जाए। तो मैं अपने आप को ये ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मुझे साहित्यकार के रूप में लोग जाने। बिल्डिंगें लोग बहुत बनाते हैं, बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वो एक अलग क्षेत्र बिजनेस का है। लेकिन मेरा जो रियल रूप है मानव के रूप में, मैं एक साहित्यकार का। और क्यों न जाना जाए, इतने अल्प समय में संपादकीय लेख और कविताओं की दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हो जाना एक कुशल साहित्यकार होने का पुख्ता सबूत ही तो है। देश भर की अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित होने के बावजूद फलदार वृक्ष की तरह विनम्रता से हमेशा झुके रहना BL गौड़ का उल्लेखनीय गुण है। ए हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली। मैंने तो सब कुछ खोया पर तुमको फिर भी नदी मिली, नदी मिली, नदी मिली। ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली। मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल। मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल। क्षण में तुम सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे। रूप हमारा भले अलग है पर दोनों का उद्गम जल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे। पर जीवन तो पल दो पल है, ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे। पालोगे तुम बहकर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली। पालोगे तुम बहकर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली। पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं लिखने। तुमने बहकर पाई नदियाँ, मैंने लिख लिख पाए सपने। तुम सोते चादर फैला कर, तुम क्या जानो दुख धरती के। तुमने सोकर उम्र बिताई, मैंने दुख बांटे लिख करके। पीछे मुड़ जब देखा मैंने, पाई अपनी उम्र ढली। ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली। ऐ हिमखंड गलो मत ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, जैसे मेरी उम्र गली, जैसे मेरी उम्र गली। कर न सकोगे उनके कद का अंदाजा, वो आसमां है पर सर झुकाए रहते हैं।